नमस्कार। दहन इंजन या कंबशन इंजन या ऊष्मा इंजन यह एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक कार्यकारी पदार्थ जैसे वायु एक सिलेंडर में भरी रहती है, जिसके पिस्टन से शाफ्ट में घूर्णन गति उत्पन्न की जाती है। यदि कार्यकारी पदार्थ को कार्य करने के लिए ऊष्मा बाहर से दी जाती है तो इसे बाहरी दहन इंजन कहते हैं, जैसे कि भाप इंजन। और यदि कार्यकारी पदार्थ में सिलेंडर के अंदर ही ऊष्मा उत्पन्न की जाती है तो इसे आंतरिक दहन इंजन कहते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन व डीजल इंजन। Combustion engine is a device in which a working substance like like air is filled in a cylinder and whose piston produce rotational motion in a shaft. If heat given to working substance or material from outside the cylinder, then it is called external combustion engine like steam engine. If heat is produced inside the cylinder for working material to do work, then it is called internal combustion engine. For example, petrol or auto engine and डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों ही इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आंतरिक दहन इंजन होते हैं। पेट्रोल इंजन की जो डेवलपमेंट किया वो ऑटो नाम के साइंटिस्ट ने किया, इसलिए इसका नाम पेट्रोल इंजन का नाम ऑटो इंजन भी पड़ा। और डीजल इंजन का जो आविष्कार किया वो डीजल नाम के साइंटिस्ट ने किया, इसलिए इसका नाम डीजल इंजन पड़ा। पेट्रोल इंजन में ऊष्मा स्थिर आयतन पर तथा डीजल इंजन में ऊष्मा स्थिर दाब पर उत्पन्न की जाती है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि पेट्रोल इंजन में ऊष्मा स्थिर आयतन पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर और डीजल इंजन में हीट कांस्टेंट प्रेशर पर प्रोड्यूस की जाती है। तो पेट्रोल इंजन और ऑटो इंजन, it has name Otto since it is developed by a scientist Otto, and diesel engine is named as it is developed by scientist Diesel. The main difference in petrol engine and diesel engine is that heat produced in petrol engine at constant volume and heat produced in diesel engine at constant pressure, and both are internal combustion engine. तो इन दोनों इंजन की आगे स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक बातों के बारे में जानेंगे। पहली बात कि एक चक्र में पिस्टन जितनी बार चलता है उन्हें हम स्ट्रोक या आघात कहते हैं, और यदि कार्यकारी पदार्थ का एक चक्र 4 आघातों में पूरा होता है तो इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। यहाँ पर हम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का अध्ययन करेंगे जो कि 4 स्ट्रोक इंजन होंगे। That process in which piston of a engine moves
in a cycle of working material is called stroke. If a cycle of working material is completed in 4 stroke, then it is called 4 stroke engine. Here we study 4 stroke engine for petrol and diesel. These 4 strokes are, ये 4 आघात निम्न होते हैं. नंबर 1 चूषण आघात या सक्शन स्ट्रोक, जिसमें बाहर से वायु सिलेंडर के अंदर ली जाती है. दूसरा संपीड़न आघात या कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें कार्यकारी पदार्थ का वॉल्यूम कम किया जाता है, उसे कंप्रेस किया जाता है. तीसरा है प्रसार आघात या एक्सपेंशन स्ट्रोक, जिसमें कार्यकारी पदार्थ का आयतन बढ़ता है. और फोर्थ है निष्कास आघात या एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें रिमेनिंग वर्किंग मटेरियल को हम सराउंडिंग को वापस दे देते हैं. तो ये चारों स्ट्रोक दोनों तरह के इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों में होते हैं. पहले हम बात करते हैं पेट्रोल इंजन या ऑटो इंजन की. इसके अंदर एक प्रवेश वाल्व, इनलेट वाल्व तथा एक निकास वाल्व होते हैं और कार्यकारी पदार्थ वायु होती है. There is an inlet valve and an outlet valve in a petrol engine and working material is air. ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन में कार्यकारी पदार्थ के एक चक्र में 6 प्रक्रम होते हैं, परंतु केवल 4 में पिस्टन चलता है, इसलिए 4 स्ट्रोक इंजन कहलाता है. और बाकी के 2 शेष प्रोसेस या प्रक्रम हैं. नंबर 1 संपीड़न आघात के बाद नियत आयतन पर दहन, और दूसरा है प्रसार आघात के बाद वाल्व द्वारा निष्कास, यानी कि वाल्व एग्जॉस्ट. इन दोनों प्रोसेस में पिस्टन मूव नहीं करता है. ऑटो इंजन हैज 6 process in a cycle of working material, but piston moves only in 4 process. They are called stroke, as we explained earlier, and remaining 2 process are number 1 combustion at constant volume after compression stroke. Number 2 exhaust of remaining working material by valve after expansion stroke. तो पेट्रोल इंजन में 2% पेट्रोल तथा 98% वायु होती है, और इसके मिश्रण को पहले हम संपीड़ित कर फिर उसका दहन करते हैं. यदि हम संपीड़न अधिक कर देंगे तो सिलेंडर का मटेरियल इतना मजबूत होना चाहिए कि संपीड़न के बाद उत्पन्न हुए प्रेशर को सह सके, अन्यथा विस्फोट हो सकता है. तो हमारे पास उपलब्ध मटेरियल के अनुसार यांत्रिकी रूप से अधिकतम लगभग हम 1/8
संपीड़न कर सकते हैं। अर्थात अधिकतम संपीड़न निष्पत्ति यानी कि कंप्रेशन रेशियो होगा इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 8। और इस सूत्र की सहायता से पेट्रोल इंजन की दक्षता स्मॉल ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रो सी रेज टू पावर गामा माइनस 1 होगी। और रो सी की वैल्यू 8 रखने पर और गामा की वैल्यू 1. वायु के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो गामा की वैल्यू 1.3 रखने पर यानी कि पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 56%। तो पेट्रोल इंजन की अधिकतम दक्षता 56% हो सकती है, परंतु टर्बुलेंस या विक्षोभ, त्वरण जो कि पिस्टन का त्वरण और थोड़ा बहुत सिलेंडर के ऊष्मा चालन गुण के कारण दक्षता सदैव 56% से कम हमें प्राप्त होती है। In a petrol engine, mixture of 2% petrol and 98% air is compressed and then it is ignited. If compression is more, then we require hard or thick wall of cylinder. So there is a limit of compression according to mechanical properties of material. We can compress air up to maximum 1/8. Otherwise, wall of cylinder will broke. Hence, maximum compression ratio, that is defined as initial volume upon final volume, will be equal to 8. So, by formula of efficiency of a Carnot engine in terms of compression ratio, small e is equal to 1 minus bracket 1 upon rho c, c means compression, raised to power gamma minus 1. Since here rho c is equal to, rho c maximum value is 8 and gamma is equal to 1.33 for air, because air is polyatomic gas, hence we get maximum efficiency of petrol engine is 56%. But due to turbulence of working material, acceleration of piston and thermal conduction by walls of cylinder, efficiency will be always less than 56%. तो अगर किसी पेट्रोल इंजन के वर्किंग मटेरियल के पूरे एक चक्र के लिए हम पीवी आरेख ड्रॉ करें, इंडिकेटर डायग्राम या संकेतक चित्र ड्रॉ करें, इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ स्टार्टिंग होगी ई पॉइंट से और सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक होगा, चूषण आघात होगा, जिसमें कि इनलेट वाल्व से 2% पेट्रोल और 98% एयर का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आएगा और वो पोजीशन सी पर पहुंच जाएगा। अब उसके बाद सेकंड स्ट्रोक होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी इस मिक्सचर का रुद्धोष संपीड़न किया जाएगा, जिसकी वजह से इसका आयतन घट के P2 हो जाएगा और ये पॉइंट टी पर डी अवस्था में पहुंच जाएगा। यहाँ पर कंबशन यानी दहन का प्रक्रम किया जाएगा। इस वक्त आयतन स्थिर रहेगा डी से ए में, और जैसे हम दहन करेंगे मिक्सचर जलेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा
इस वक्त जो एनर्जी लिबरेट होगी वो होगी CV ब्रैकेट TA माइनस TD, जहाँ पर TA टेम्परेचर है पॉइंट A पर और TD टेम्परेचर है पॉइंट D पर। तो इस कारण जब इग्निशन के कारण हीट प्रोड्यूस होगी तो गैस तेजी से एक्सपेंड होगी और पिस्टन बाहर की ओर चलेगा, जो प्रोसेस कहलाएगा AB, दैट इज रुद्धोष्म प्रसार आघात या एडियाबैटिक एक्सपेंशन स्ट्रोक, जिसके कारण इसकी वॉल्यूम पुनः बढ़कर V1 हो जाएगा B पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते, और यहाँ पर B से C में फिर स्थिर आयतन पर निकास प्रक्रम होगा, जिसके कारण जो बची हुई हीट है Q2 इज इक्वल टू CV TB माइनस TC, ये सिलेंडर से बाहर निकल जाएगी और पुनः प्रक्रम CE में चौथा स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक या निकास आघात होगा, जिससे पिस्टन चल के अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो अब इस पूरे प्रक्रम में ये एक चक्रीय प्रक्रम होगा और कारणों की परिभाषा अनुसार इसकी अधिकतम दक्षता E इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 होगी। फॉर ए पेट्रोल इंजन, indicator diagram is as shown in figure. Initial point is E. In first stroke, that is suction stroke, 2% of petrol and 98% of air mixture is taken in cylinder through inlet valve such that working material reaches in the state C, where its volume is V1 and temperature is TC. In second stroke, when piston moves, this volume is compressed adiabatically such that its volume reduces up to V2 and it reaches in the position D, where its temperature is TD. After adiabatic compression stroke, it is ignited by spark plug, or when it is compressed adiabatically, its temperature rises such that it ignited and energy Q1 is equal to CV TA minus TD released at constant volume V2. In this case, a process happened T2A, that is called combustion process, in which volume remain constant and heat is released inside the cylinder. So temperature of working material increases as TA and pressure also increases. Now due to this increasing pressure, engine goes to third stroke, that is called AB, adiabatic expansion stroke, in which piston moves outward such that its volume becomes again V1 at point B and temperature becomes TB.
since it is adiabatic expansion stroke, after that heat Q2 is equal to CV bracket TB minus TC at constant volume V1 is taken out from the working material, and in last stroke working material goes in process C2E, that is called exhaust stroke, such that remaining mixture of air and petrol is exhausted from the सिलेंडर। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ पेट्रोल इंजन के वर्किंग मटेरियल का, और इसकी एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू कार्नोट हीट इंजन E इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1, जहाँ पर Q2 दी गई ऊष्मा और Q1 ली गई ऊष्मा है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि Q2 की वैल्यू CV TB माइनस TC ये रख दी, और Q1 की वैल्यू CV TA माइनस TD रख दी। TV एयर की कांस्टेंट वॉल्यूम पर विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक मोलर हीट है। अगर हमने वर्किंग मटेरियल 1 मोल लिया है तो हमें मान के चल रहे हैं इस प्रोसेस में कि वर्किंग मटेरियल 1 मोल है। अगर ये 1 मोल की जगह म्यू मोल होता तब भी म्यू ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाता। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन स्ट्रोक और एडियाबैटिक एक्सपेंशन स्ट्रोक यानी कि TD और AB में पॉइसन का नियम लगाने पर हमें प्राप्त होता है TB V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TA V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 एंड TC V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TD V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। क्योंकि हमें एफिशिएंसी का फार्मूला निकालना है तो हमें चाहिए TB माइनस TC, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे TB माइनस TC अपॉन TA माइनस TD की वैल्यू आ जाएगी V2 अपॉन V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो एफिशिएंसी का फार्मूला हो गया स्मॉल ई इज इक्वल टू 1 माइनस वन ओवर रो सी, वेयर रो सी इज एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशो यानी रुद्धोष्म संपीड़न निष्पत्ति है, और रो की वैल्यू होती है V1 अपॉन V2 और गामा की वैल्यू 1. पॉलीएटॉमिक है तो इसके लिए होगी 1.33। क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/6, इट मीन्स 4/3, दैट इज 1.33। ये तो हुआ पेट्रोल इंजन। अब हम बात करते हैं डीजल इंजन की। डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन से कुछ डिफरेंस होता है, तो देखते हैं हम। इसके अंदर 3 वाल्व होते हैं, यानी कि जैसे पेट्रोल इंजन में 2 वाल्व थे, इसके अंदर अब 3 वाल्व होंगे। एक वाल्व वायु के लिए होगा जिसे हम एयर इनलेट वाल्व कहते हैं,
दूसरा तेल के एंट्री के लिए होगा सिलेंडर के अंदर, जिसे हम ऑयल इनलेट वाल्व कहते हैं। और तीसरा निकास वाल्व या आउटलेट वाल्व होगा, जो कि बची हुई गैस को बाहर निकालेगा। करेक्शन करना पड़ेगा, एयर के लिए गामा की वैल्यू 1.4 लेते हैं। अगर जिस तरह का वर्किंग मटेरियल है, अगर एयर है तो उसके लिए 1.4, और अगर कोई दूसरी गैस है तो उसके लिए वैल्यू, गामा की वैल्यू उसी प्रकार से लेंगे। डीजल इंजन के लिए इंडिकेटर डायग्राम निम्नानुसार होता है। ये भी 4 स्ट्रोक इंजन होता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है जैसे कि पेट्रोल इंजन में था। पहला स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक होता है, जिससे कि सबसे पहले इसमें वायु अंदर जाती है, जबकि पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जाता था। यहाँ पर केवल एयर अंदर जाती है और ये टी पोजीशन में पहुंच जाती है, और इसका मान लीजिए वॉल्यूम V1 हो जाता है। अगला स्ट्रोक में एडियाबैटिक कंप्रेशन यानी कि रुद्धोष्म संपीड़न होता है, जिससे इसका वॉल्यूम घटकर V1 से घटकर V2 हो जाता है और ये टी पोजीशन पे पहुंच जाता है। फिर कांस्टेंट प्रेशर पर डी से ए तक इसका कंबशन होता है, यानी कि अब इसमें डीजल मिलाकर ऑयल इनलेट वाल्व से डीजल मिलाते हैं और उसको कंबशन कराते हैं स्पार्क प्लग के द्वारा, जिससे कि हीट Q1 जनरेट होती है। और इस हीट के जनरेट होने से प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर बढ़ा दिया। फिर उसके बाद तेजी से इसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, जिसे हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन स्ट्रोक, रुद्धोष्म प्रसार आघात या वर्किंग स्ट्रोक यानी कि कार्यकारी आघात भी कहते हैं। ए से बी में ये पिस्टन बाहर की ओर चलता है और शाफ्ट को घुमाता है। बी से सी में निकास वाल्व के द्वारा बची हुई एनर्जी को, जो इससे जब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो Q1 एनर्जी, यहाँ पे Q2 एनर्जी बाहर निकलती है, और जब निकास वाल्व से बाहर निकलती है तो पिस्टन अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, जिसे हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं, यानी प्रारंभिक अवस्था ई में पुनः पिस्टन आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे एक वर्किंग मटेरियल के पूरे एक साइकिल सी डी ए बी सी में, से डी तक, डी से ए से बी और बी से सी तक भाग डीए के दौरान नियत दाब पर ऊष्मा ली जाती है। डी ए में नियत दाब पर ऊष्मा लेते हैं और बीसी पर नियत आयतन पर ऊष्मा निकाय बाहर दे देता है। तो चूंकि इसमें हीट जनरेट जो होती है वो नियत दाब पर होती है, और जबकि पेट्रोल इंजन में हीट जो जनरेट होती थी वो नियत आयतन पर होती थी। एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन।
अकॉर्डिंग टू कार्नोव फार्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1। यहाँ पर जो हीट जनरेट हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर पर, इसका फार्मूला हो गया Q1 इज इक्वल टू Cp K माइनस Td, जहाँ पर Cp और Cv मोलर स्पेसिफिक हीट हैं एयर की, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने 1 मोल वर्किंग मटेरियल लिया है। तो Q2/Q1 अब रख दिया हमने फार्मूला में, तो एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस Cp माइनस T अपॉन Cp K माइनस Td। हम ये जानते हैं कि Cp/Cv गामा होता है, तो Cv/Cv की वैल्यू 1 बाई गामा रख दी। ये आ गई इक्वेशन 1। अब एडियाबैटिक कर्व या रुद्धोष्म वक्र ए टू बी से, इस पे हम पॉइसन लॉ लगाएंगे पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। ए पे वॉल्यूम है V3 और बी पे वॉल्यूम है V1। मान लेते हैं ए पर टेम्परेचर TA और बी पे टेम्परेचर TB है। अकॉर्डिंग टू पॉइसन फार्मूला TB V1 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TA V3 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1। इससे TB की वैल्यू आ गई ये और 1/ρe रेज़ टू पावर गामा माइनस 1, जहाँ पे ρe हमने रखा है V1/V3। V1 बढ़ा हुआ आयतन है और V3 इसका कंप्रेस होने पर आयतन है। इसको हम बोलते हैं प्रसार निष्पत्ति या एक्सपेंशन रेशो। तो ये जो रो के नीचे E है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंशन। इसी प्रकार से एडियाबैटिक प्रोसेस C2D में पॉइसन लगाने पर TC की वैल्यू आ जाएगी TD 1/ρc रेज़ टू पावर गामा माइनस 1, जहाँ पर ρc कंप्रेशन रेशो है, एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशो है। इसकी वैल्यू है V1/V2। देखिए तो V1 है और ये कंप्रेशन रेशो V1/V2। अब क्योंकि D2A प्रोसेस में दाब नियत है, अतः गैस लॉ से T3/TA इज इक्वल टू P2/, इससे TA की वैल्यू आ गई TD/V। इसको हम लिख सकते हैं V3/V1। V1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, जिससे कि ये निष्पत्तियों में प्रसार और कंप्रेशन रेशो में कन्वर्ट हो गया। TA की वैल्यू आ गई TD ρc/ρe। तो समीकरण 2 से T का मान, 3 से T का मान और 4 से K का मान TD की टर्म में रखने पर ये हमने समीकरण 1 में रख दिया। TB का मान और K का मान, ये सारे मान T की टर्म में रखे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया, और इसको फिर हमने सॉल्व किया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 1/गामा कैपिटल ब्रैकेट 1/ρe रेज़ टू पावर गामा माइनस 1/ρc रेज़ टू पावर गामा अपॉन 1/ρe माइनस 1/ρ। इसके कुछ डीजल इंजन के लिए कुछ चीज़ समझने की है कि जो E का फार्मूला है इसमें संपीड़न निष्पत्ति ρc है और ये ऑटो इंजन की तुलना में अधिक की जा सकती है, और इस कारण दक्षता भी बढ़ सकती है। क्योंकि डीजल इंजन में हम पहले केवल वायु को कंप्रेस करते हैं और इसके बाद इसमें ऑयल मिलाकर कंबशन करते हैं। तो जब केवल एयर कंप्रेस होती है तो उसके अंदर खुद इग्निशन होने की संभावना नहीं होती है, जबकि ऑटो इंजन में या पेट्रोल इंजन में
एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कंप्रेस होता है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी खुद से जलने की संभावना होती है और उसके विस्फोट का खतरा होता है, जबकि डीजल इंजन में विस्फोट का खतरा नहीं होता है। जब हम रोसी का मान बढ़ाएंगे तो 1/रोसी की वैल्यू कम हो जाएगी। इस स्थिति में 1/रोसी वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1-1/गामा, और जब हम 1/रोसी ऊपर और नीचे दोनों से हम एलिमिनेट कर देंगे, ये बचेगा 1/ρe रेज टू पावर गामा -1। वायु के लिए गामा की वैल्यू 1.4, अतः E is nearly equal to 1 minus 1 upon 1.4, 1/ρe raised to power 0.4। तो ρe यानी कि एक्सपेंशन रेशियो का मान बढ़ाने पर 1/ρe का मान घटेगा, और जब ये वैल्यू घटेगी 1 में से, ये पूरी वैल्यू घटेगी, तो E की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगी, यानी कि E का मान, एफिशिएंसी का मान बढ़ेगा। In diesel engine, we compress only air, and after that oil is mixed and it is ignited. But in petrol engine, mixture of oil and air is compressed, so that can be ignited self due to increase in temperature due to adiabatic compression. So there is a danger of explosion in petrol engine, but there is no danger of explosion in diesel engine. Hence, compression ratio ρC can be increased in diesel engine in comparison to auto engine, which results in increment in efficiency. Because when ρC increases, then 1/ρC decreases, and we can eliminate 1/ρC in the formula of efficiency of diesel engine. In that case, efficiency becomes small e is equal to 1 minus 1/gamma bracket 1/ρe raised to power gamma upon 1/ρe. So it becomes 1 minus 1/gamma bracket 1/ρe raised to power gamma -1. For air, gamma is equal to 1.4. Hence, efficiency becomes this one. Now, if we increase expansion ratio, then 1/ρe will decrease. 1/ρe raised to power 0.4 decreases. Since this term decreases, hence efficiency will approach to 1, that is, efficiency will increase. तो हमने ये देखा कि डीजल इंजन की दक्षता अधिक होती है और इसमें कम मात्रा में तथा कच्चा तेल प्रयोग होता है, अतः यह डीजल इंजन जो होता है वो सस्ता पड़ता है। परंतु दक्षता बढ़ाने के लिए इसको हमें अधिक वायु को, इसके अंदर हमें वायु को अधिक संपीड़ित करना पड़ता है, यानी कि इसके अंदर वर्किंग प्रेशर अधिक उत्पन्न होता है, जिसे सहन करने के लिए सिलेंडर मजबूत होना चाहिए। के लिए अधिक मेटल लगेगी और इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है पेट्रोल इंजन की तुलना में।
diesel engine has more efficiency than petrol engine. In it, less quantity of oil and raw oil can be used, so it is cheaper than petrol engine. But due to high working pressure in diesel engine, we require strong metal cylinder in comparison to petrol engine, so its initial cost will be more than पेट्रोल इंजन। ये हुआ आपके आंतरिक दहन इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन किस प्रकार से वो कार्य करते हैं और दोनों का एक दूसरे से कंपैरिजन। धन्यवाद।